नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एग्ज़ाम फैक्ट कॉमर्स चैनल पर। तो आज से हम लोग अपनी हिंदी व्याकरण टॉपिक वाइज शुरू कर रहे हैं। ठीक है, मुझे लगा कि जो प्रीवियस पेपर है वो बाद में कर लेंगे तो आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। तो आज से हम अपनी हिंदी ग्रामर को प्रॉपर तरीके से शुरू कर लेते हैं। जो स्टूडेंट आज क्लास में पहली बार आया है उसकी जानकारी के लिए बता दूं कि आज से कंप्लीट व्याकरण की क्लास शुरू कर रहे हैं। यहाँ पर आपको पूरी व्याकरण करवाई जाएगी, चाहे किसी पेपर के लिए भी आप हिंदी व्याकरण पढ़ रहे हो। हिंदी व्याकरण एक ही है, फ़र्क बस इतना ही होता है कि किसी पेपर में कम नंबर की हिंदी व्याकरण आती है और किसी में ज़्यादा नंबर की आ जाती है। जो स्टूडेंट हिंदी सब्जेक्ट के रूप में पढ़ रहा है उसके लिए भी ये काफ़ी उपयोगी होंगी, क्योंकि काफ़ी प्रश्न व्याकरण से ही पूछे जाते हैं। और अब तो टीजीटी का नोटिफिकेशन भी आ गया है और इसका पेपर जो है एचएसएससी कंडक्ट करवाता है। जिस तरह से एचएसएससी के पहले पेपर देखें तो उसमें 5 से 7 प्रश्न हिंदी के पूछे हुए हैं। तो स्क्रीनिंग वाले बच्चों के लिए भी ये क्लास बहुत ही उपयोगी रहेगी। ठीक है, अब बात मैं अपनी करती हूँ कि मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि आपको हर चीज़ समझाई जाए। ठीक है, ये चीज़ मैटर नहीं करती कि आपको नोट्स से पढ़ाया जा रहा है या किस तरीके से। ठीक है, बल्कि मेरा तो मानना ही ये है कि जो हाथों से अपने हम नोट्स बनाते हैं उसके जैसी कोई चीज़ नहीं होती, वो सबसे ही बढ़िया होते हैं। हमें समझ आते हैं, हमें पता होता है कि हमने क्या लिखा है, क्या पढ़ना है। ठीक है, तो शुरू कर लेते हैं हम आज की क्लास। आज की क्लास में हम वर्णमाला, हमने देखा था कि व्याकरण के 3 अंग होते हैं, वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। तो हम वर्ण विचार शुरू कर रहे हैं, जिसमें हमने पढ़नी है वर्णमाला। वर्णमाला में स्वरों से हम शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि स्वरों की स्वर की परिभाषा क्या होती है। जिन ध्वनियों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से किया जाता है, अर्थात उनके उच्चारण में अन्य वर्णों की आवश्यकता नहीं पड़ती, सहायता नहीं लेनी पड़ती, तो वो होते हैं स्वर। ठीक है, अब स्वर में आपको याद क्या रखना है, क्वेश्चन का पता नहीं कि कैसे पूछ लिया जाए। ठीक है, आपको स्वरों की विशेषता भी याद रखनी है कि एक तो ये स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं। ठीक है, इनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है और इनको उच्चारण में किसी दूसरे वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती। ये स्वर की 2 विशेषताएं हो गई। अब कुल स्वर कितने होते हैं, तो 11 होते हैं। हर किसी को पता है कि कुल स्वर 11 होते हैं। हमारी क्लास 0 से हाई लेवल तक जाएगी, क्योंकि कोई बच्चा ऐसा होता है जिसने आज मतलब कि बिल्कुल ही तैयारी नहीं की होती, और कुछ ऐसा होता है कुछ बच्चे पहले पढ़ चुके होते हैं। तो हमारी कोशिश रहेगी कि हम बिल्कुल 0 से स्टार्ट करें और हाई लेवल तक आपको करवाई जाए। तो स्वर कितने होते हैं, 11 होते हैं। इसके बाद कौन कौन से होते हैं स्वर, ए, आ, ई, उ, री। री जो स्वर है तो ये संस्कृत का, लेकिन ये देवनागरी में प्रयोग होता है। ए, ओ और औ, टोटल हो गए ये 11। अब आगे बात करते हैं कि जो ए के ऊपर बिंदी लगी होती है वो तो होता है अनुस्वार, और जिसके ए के पीछे 2 बिंदियां लगी होती हैं वो होता है विसर्ग। और इन दोनों को ही क्या कहा जाता है, अयोगवाह कहा जाता है। बहुत बार ये प्रश्न पूछा गया है, ए और ए लिख के दे दिए जाते हैं और पूछा जाता है कि ये क्या है, तो ये क्या है, अयोगवाह है। जब चंद्रबिंदु की बात की जाती है तो ये अनुनासिक है। क्या है ये, अनुनासिक है। जैसे कांच लिखते हैं हम, ऊपर चंद्रबिंदु लगाते हैं, इसी तरह से अगर इसको पूछा जाए कि ये क्या है तो ये अनुनासिक है। अब मेन पार्ट स्वरों का, जहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं, स्वरों का वर्गीकरण। वर्गीकरण से हमेशा प्रश्न पूछे जाते हैं। हमने जो 2 पेपर किए हैं उनमें से इस क्लास से 2 प्रश्न आए हुए हैं, आपको खुद पता चल जाएगा। पहले जो वर्गीकरण किया गया है वो है मात्रा के आधार पर। मात्रा के आधार पर लगने वाले समय के आधार पर किया गया है स्वरों का वर्गीकरण। तो कितने भागों में बांटा गया है, कितने भेद हैं इसके, नंबर 1 पे है ह्रस्व स्वर। ह्रस्व स्वर का नाम आपको ध्यान रखना है। एक मात्रिक स्वर भी कहते हैं इसे, क्योंकि इसके उच्चारण में 1 मात्रा का समय लगता है। लघु स्वर भी कहते हैं, मूल स्वर भी कहते हैं। कुल स्वर पूछे जाएं तो अगर हम अयोगवाह को बीच में इसके ऐड कर दें
तो कितने हो जाएंगे, 11 तो वो हो गए और 2 अयोगवा हो गए, टोटल हो गए 13। ठीक है। अगर हम वैसे आपसे कोई पूछे मूल स्वर, तो मूल स्वर मेनली ये 4 ही मूल स्वर हैं। ठीक है, मूल स्वर कितने हैं, ये 4 ही हैं, क्योंकि बाकी जो स्वर हैं उनका निर्माण इन्हीं के द्वारा होता है। आगे आगे आप देखते जाएंगे। ठीक है। दूसरे नंबर पे ह्रस्व स्वर के बाद कौन सा स्वर आ गया जो इनको बांटा गया है, वो है दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर, ह्रस्व स्वर एक मात्रिक स्वर था, दीर्घ स्वर द्विमात्रिक है। ये लघु स्वर था, ये गुरु है, लघु छोटा, गुरु बड़ा। ठीक है। और इनको संधि स्वर भी कहा जाता है, क्योंकि जो मूल स्वर हैं उनके मेल से ही क्या द्विदीर्घ स्वरों का निर्माण होता है। जब ए और ए मिल गए तो आ बन गया। ए ह्रस्व स्वर, 2 ह्रस्व स्वर मिलके एक दीर्घ स्वर बन गया आ। इसी तरह से ई और ई मिलके बन गया बड़ी ई, ऊ और ऊ मिलके बन गया बड़ा ऊ। ये कितने हैं, ये 3 हैं। अगर आपसे कोई पूछे कि सजातीय दीर्घ स्वर कितने हैं, तो ये 3 हैं। सजातीय क्यों, ए और ए दोनों एक ही जाति से हैं, तो आ बन गया। ठीक है। सजातीय दीर्घ स्वर कितने हैं, 3 हैं। आ है, ई है और ऊ है। ठीक है। आगे देखते हैं, अगर टोटल दीर्घ स्वर पूछा जाए तो टोटल 7 हैं। टोटल दीर्घ स्वर कितने हैं, 7 हैं। 3 सजातीय हो गए और 4 विजातीय हो गए। जब ए और ई मिलते हैं तो ए का निर्माण होता है। जब ए और ए मिलते हैं तो आई, कोई आई भी कह देता है, बड़ी ए भी कह देता है, छोटे बच्चों की तरह। ठीक है। तो ए का निर्माण होता है। और ए और ऊ मिलके ओ का निर्माण होता है, क्योंकि यही तो 3 मेन है, मुख्य तो मूल तो यही है। री रह गया साथ में, और ए और ओ मिलके बन गया ओ बन गया। तो ये चारों क्या हो गए, विजातीय संयुक्त स्वर हो गए, दीर्घ स्वर हो गए। ठीक है। तो ये विजातीय, क्योंकि ये दोनों अलग अलग है, ए और ई मिले हैं। तो ये टोटल हो गए 7। अगर वैसे पूछा जाए तो ये कितने, 4 हैं। 4 विजातीय हैं और 3 सजातीय हैं। आगे आ गया प्लुत स्वर। प्लुत स्वर का अब प्रचलन नहीं है हिंदी में, ना के बराबर ही है। वैसे ये त्रिमात्रिक स्वर है और इसका ये होता है साइन, इसका ऐसे होता है ये जब किसी को लंबी आवाज़ देनी होती है ओम ऐसे उदाहरण में लिखा जाता है तो वो होता है प्लुत स्वर। फिर उच्चारण के स्थान के आधार पर स्वरों को बांटा गया है। उच्चारण के स्थान के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है। पहले है अग्रस्वर। अग्रस्वर वो स्वर होते हैं जिनके उच्चारण में जीव का जो हमारा मुंह आगे वाला हिस्सा नहीं होता है उसका हम प्रयोग करते हैं, तो वो होते हैं अग्रस्वर। जैसे ई, ई बोल के देखिए, जीव का जो अगले वाला हिस्सा है वो ही इसमें काम आता है। ई, ए, री। ठीक है। उसके बाद आ गया मध्य स्वर। मध्य स्वर आ गया ए का जब हम उच्चारण करते हैं तो जीव का जो बीच वाला हिस्सा है उसका प्रयोग किया जाता है। तो ये एक एक आपको करने हैं याद। अग्रस्वर कौन से हैं, वैसे तो अगर आप प्रैक्टिकली सीखोगे तो आपको उच्चारण के द्वारा भी इनकी पहचान हो जाएगी। ठीक है। अगर आप नहीं ऐसे कर सकते तो आपको ये ध्यान में रखने हैं कि अग्रस्वर कौन से हैं, मध्य कौन से हैं और पश्च स्वर कौन से हैं। इनमें से प्रश्न हमेशा पूछे जाते हैं। आ, ऊ, ओ, औ, इन सब का आप उच्चारण करके देखें तो जो जीव का पिछले वाला हिस्सा है ना वो प्रयोग किया जाता है इनके उच्चारण में। ठीक है। वो काम आता है। फिर तीसरे प्रकार का जो इसका विभाजन है वो है मुख आकृति के आधार पर। मुख आकृति की कि जब हम स्वरों का जो उच्चारण करते हैं मुख की शेप किस किस प्रकार से बनती है उसके आधार पर भी इनका विभाजन किया गया है। सबसे पहले है संवृत स्वर। संवृत का अर्थ होता है बंद। जब मुंह बंद करके ही कुछ स्वरों का उच्चारण किया जाता है तो वो स्वर होते हैं संवृत स्वर। इसमें से देखिए ई, ऊ, री, कितना मुंह खोलना पड़ता है, कोई ज़्यादा नहीं खुलता ना। ऐसे ही मतलब कि बंद मुंह से भी ई, पता नहीं चलता किसी को किसने ई बोल दिया।
तो दूसरा जो है वो है अर्ध संवृत स्वर, मतलब कि मुंह बंद तो है लेकिन आधा बंद है। आधा बंद है तो आधा खुला है, तो इसमें क्या आ गया, ए आ गया और ओ आ गया। ठीक है, ए आ गया और ओ आ गया। संवृत स्वर कितने हो गए, इनकी संख्या भी याद रखनी है, कौन कौन से हैं ये भी याद रखने हैं। फिर अर्ध संवृत ए और ओ, ये भी याद रखने हैं। उसके बाद आ गया विव्रत स्वर। विव्रत स्वर, विव्रत का मतलब होता है खुला मुख, संवृत का मतलब हो गया बंद, विव्रत का मतलब हो गया खुला मुख। जब मुंह खोल के जो स्वर का उच्चारण किया जाता है तो वो होता है विव्रत स्वर, आ। ठीक है, कभी आप दांत का चेकअप करवाने के लिए गए होंगे डॉक्टर के पास, तो डॉक्टर क्या कहता है, आ करो। आ का मतलब होता है कि आ बोलने से पूरा मुंह खुल जाता है, इसीलिए जो आ है वो विव्रत स्वर है, पूरे का पूरा मुंह इसमें खुल जाता है। फिर आ गया अर्ध विव्रत, मुंह खुला पर आधा, मुंह खुलता है तो है लेकिन आधा खुलता है। वो कौन से हैं, ए है, ए है, ओ है और ओ। ये हम डॉक्टर जैसे लिखते हैं ओ, इसको आगत स्वर बोला जाता है। ये आगत स्वर भी इसमें आता है अर्धविव्रत स्वर में। ठीक है, अब चौथे प्रकार से जो इसका विभाजन किया गया है वो किस प्रकार से है, ओष्ठ आकृति के आधार पर। जब हम स्वरों का उच्चारण करते हैं तो हमारे होंठों की आकृति बनती है, किस प्रकार से आकृति बनती है उसके आधार पर भी इसका विभाजन किया गया है। पहला नंबर है वृत्ताकार। वृत्ताकार में वो स्वर आते हैं जिनका उच्चारण करने में हमारे जो मुंह की शेप है गोल हो जाती है वृत्त की तरह। इसमें कौन से आ गया, ऊ हो गया, ऊ हो गया, ओ हो गया और ओ हो गया। ये चारों ही स्वर जब हम बोलते हैं तो हमारा मुंह गोल हो जाता है वृत्त की तरह, तो ये है वृत्ताकार स्वर। इसके बाद आ गया अवृत्ताकार, जिसमें वृत्त नहीं बनता। तो वो कौन कौन से हैं, ए है, आ है, ई है, ई है, ए है। बिल्कुल जैसे मुंह होता है हमारा वैसे का वैसा ही रहता है, इसमें कोई वृत्त नहीं बनता। तो ये है ये अवृत्ताकार स्वर हैं। ठीक है, ये अवृत्ताकार स्वर हैं। जो ये ए के ऊपर जैसे हम कॉलेज लिखते हैं, ये मतलब कि साइन लगा होता है, वो क्या है, आगत स्वर है। इसको आगत स्वर बोला जाता है। ओ इसका जो उच्चारण करते हैं, जो इसका साउंड होता है वो ओ का आता है, कॉलेज। इसी तरह से अब जो स्वरों का उच्चारण स्थान है ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ये आपने अच्छे से करना है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। इसमें से हमेशा प्रश्न बनता ही बनता है। इसमें उच्चारण स्थान पूछा जाता है, किस स्वर का क्या उच्चारण स्थान है। पहले है ए और आ। ए और आ का उच्चारण स्थान कंठ है। कंठ मतलब कि हमारे गले से आवाज़ आती है, इसका उच्चारण करते समय हमारे गले से आवाज़ आती है, ए आ। ठीक है, गले पे आप हाथ रख के बोल के देखो ए आ, तो वहाँ पर वाइब्रेशंस ही होएगी। ठीक है, तो ये ए और आ का जो उच्चारण स्थान है वो कंठ है। कंठ है भी इसको बोला जा सकता है। ई तो इसका क्या है जो उच्चारण स्थान, वो तालु है। ई हमारी जीभ निचले वाले जो दांत है उसके साथ ही ऐसे लगी रह जाती है, फिर भी हम ई और ई का उच्चारण कर लेते हैं। तो ये है तालु, ई और ई तालु स्वर हैं। उसके बाद ओष्ठ स्वर कौन से होते हैं, ऊ। होंठों की शेप बनती है, होंठों का मतलब कि उपयोग किया जाता है इनके उच्चारण में, ऊ। ये है ओष्ठ स्वर। कुछ बच्चों को ये क्लास थोड़ी बोरिंग लगेगी, पर समझने वाली बात है, हमें तो अपने पेपर से मतलब है, इसमें से प्रश्न पूछे जाते हैं तो हमें करनी तो पड़ेगी। ठीक है, पहले मैंने सोचा था कि ये बाद में करा लेंगे, लेकिन मैंने सोचा जब बर्न वाला है स्टार्टिंग इसी से होनी चाहिए तो ऐसे शुरू कर दिया। अगर बोरिंग लगी तो आपको याद तो करनी ही पड़ेगी, 1-2 बार देखोगे तो अच्छे से हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद जो आता है वो है री। हमने जो शायद 2020 वाला पेपर किया था उसमें आया था री का उच्चारण स्थान पूछा गया था, तो इसका जो उच्चारण स्थान है मूर्धा है। ठीक है, सेम इसी तरह से प्रश्न पूछा गया था कि री का जो उच्चारण स्थान मूर्धा होता है, तो इसका जो उच्चारण स्थान मूर्धा होता है ये बिल्कुल
सही है। जो हमारा ऊपर वाला हिस्सा होता है मुंह में, जीभ जाके ऊपर लग जाती है तो वो मूर्धन्य ध्वनियाँ होती हैं जिन ध्वनियों के उच्चारण में। तो री का उच्चारण मूर्धा से होता है। अगला जो है ए और ए का उच्चारण पूछा गया है। एक कंठ तालु, कंठ गले और तालु का जब प्रयोग किया जाता है तो वो ध्वनियाँ होती हैं ए और ए कंठ तालु ध्वनियाँ हो गई। ए और ए के उच्चारण में कंठ और तालु दोनों का काम रहता है, ठीक है। आगे ओ और औ, ये पूछा, ये भी दोनों में से एक पेपर में से प्रश्न ऐसे ही आया हुआ था। ओ और औ का उच्चारण स्थान ही पूछा गया था। तो इसका जो उच्चारण स्थान है ओष्ठ, कंठोष्ठ। ए और ए के उच्चारण में कंठ तालु का प्रयोग होता है और ओ और औ के उच्चारण में कंठ ओष्ठ का प्रयोग होता है। इसको कंठोष्ठ ध्वनियाँ भी कहा जाता है। उसके बाद जो सारे के सारे स्वर होते हैं वो होते हैं सघोष, अल्प प्राण। ये मेन याद रखना है कि सभी के सभी स्वर सघोष होते हैं और अल्प प्राण होते हैं। आज की क्लास में मैंने स्वरों से ही रिलेटेड रखी है, क्योंकि अगर बीच में हम व्यंजन भी करने लग जाते तो आप बिल्कुल ही बोर हो जाने थे, ठीक है, और मिक्सअप हो जाता सब कुछ है। आज की क्लास में स्वर किए हैं, स्वर थोड़े थे, आप आराम से इसको याद कर पाओगे। और जो बच्चे रेगुलर क्लास से जुड़े रहेंगे अपनी कॉपी लगा लो, उसमें नोट्स बनाते चलो। लास्ट में देखोगे कि आपके पास हिंदी व्याकरण के बहुत अच्छे नोट्स तैयार हो चुके होंगे। अगर क्लास अच्छी लगी तो बता सकते हो, कोई सुझाव हो तो भी बता सकते हो, ठीक है। और एक बात और, भाई मैं पंजाबी परिवार से हूँ, अगर क्योंकि हमारी भाषा में थोड़ा बहुत मदर टंग की वो लहजा रह जाता है, अगर कोई ऐसी बात दिखे तो उसको इग्नोर करना, क्योंकि मैं प्योर पंजाबन हूँ, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।